हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट के वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो इस दिस इन दिस वीडियो हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एनटीए के थ्रू सीयूईटी का जो भी एग्जामिनेशन डेट है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में अपडेट कर दिया गया है। इस चीज को लेकर कल एक डिटेल वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एग्रीमेंट किसको कहते हैं, और जो बेसिक थिंग है ना, जिसमें हम लोगों ने बहुत लंबा लेक्चर कर दिया था कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ कुछ आई थिंक 1 to 30 सेक्शन तक, अभी आपको पढ़ना नहीं था वो चीजें, बट फिर भी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल के बारे में बताया था। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो वो लंबा हो गया था और हम लोग अपने टॉपिक से हट गए थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो अगर आपको पता है तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख लिया था, है ना, और एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखा था, वो था वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ये देखा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफर एंड प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर क्या है, सबसे पहले आपको भी पता है ऑफर या फिर प्रपोजल। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए पहला स्टेप, पहला कदम जो लिया जाता है उसको हम लोग ऑफर या प्रपोजल कहते हैं। अब ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, पहला कदम लिया जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक अलग डेफिनेशन दिया गया है। क्या है डेफिनेशन? व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or not to do certain thing, it is called an offer, which is defined in section 2A of Indian Contract Act. एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप कॉलेज में आएंगे, जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ का या फिर और भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, तो जब भी बेयर एक्ट रहेंगे, बेयर एक्ट की डेफिनेशन ही होंगी। ठीक है, जो लॉ में लिखे हुए हैं, तो आप उस डेफिनेशन को समझने के लिए डेफिनेशन को तोड़ कर पढ़ा कीजिए, उस तरीके से आपको वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ऑफर का डेफिनेशन क्या कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करने, अब कुछ काम करने की इच्छा को प्रकट करता है, इच्छा को जाहिर करता है ना, या उस काम को करने या उस काम को ना करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑफर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, कि आप मेरी किताब खरीद लीजिए। ठीक है, मान लो 500 रुपए का या फिर 200 रुपए का, तो मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरा किताब खरीदने के लिए 500 रुपए में। अब ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपका विल क्या कहता है, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहेंगे, ठीक है, या हो सकता है कि 500 रुपए में आप इस किताब को ना खरीदना चाहें। ठीक है, तो ऑफर वही है, एक सामने वाला करता है और दूसरे वाले, ये डिपेंड करता है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर डिक्लाइन करे। तो ये था हमारा ऑफर। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड ऑफर। जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है उसको ऑफरर कहते हैं, और जिसको ऑफर दिया गया है उसको ऑफरी कहते हैं। ठीक है, द ऑफरर मस्ट बी विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अब आपको करना क्या है, अब आपका एग्जाम का डेट अनाउंस भी हो गया है, तो आपको एनसीईआरटी को रीड करते हुए चलना है और वो चीजें को समझते हुए चलना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा आपका, कि एक पता चल जाएगा कुछ भी चीज, है ना, कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, और बैक टू द माइंड आपका एग्जाम में वो चीजें रिवॉल्व करेंगी, है ना। तो ये चीज हुआ। नेक्स्ट है एन एसेंट और कंसेंट given to an offer by the offeree is known as acceptance, section 2B of Indian Contract Act.
by saying yes, okay or clicking on I agree on an offer on a website also amount to acceptance. अब जब ऑफर आपने दिया, जैसे ऑफर मैंने आपको दिया किताब के लिए, अब आपने 500 रुपए में वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। एक्सेप्ट मतलब क्या, आपने अपना विलिंगनेस दे दिया हमें। तो जब आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों मिलके बनता है एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, है ना। तो इसमें आप देखते होंगे यस, एक आता होगा आई एग्री करके, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति आपको ऑफर दिया है, इट माइट बी विद सर्टेन टर्म्स एंड द कंडीशन, you agree upon that particular thing, you agree upon that particular same sense or same thing, ठीक है। तो वो हुआ हमारा, जैसे A express his willingness to sell his cottage to B for 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया में ए बी को कॉटेज बेचने के लिए करता है। यहाँ ए का विलिंगनेस इज कॉल्ड एन ऑफर। ए जो बेच रहा है ना, उसको हम लोग ऑफर कहते हैं। और बी क्या है वहां पर, बी पर है, एक्सेप्ट करेगा। और अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑफरर कौन हो गया, ऑफरर ए हुआ और ऑफरी कौन हुआ, बी हुआ। क्यों, क्योंकि ऑफर ए दे रहा है और जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो कौन है, वो है बी, ठीक है। तो आई होप सो ऑफर का कॉन्सेप्ट और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब है an offer and acceptance must be definite and certain. If the offer or acceptance is not clear enough to conclude a contract, it is considered as invalid. Simple सा उसका intention clear होना चाहिए। अगर कोई भी ऑफर का intention clear नहीं है तो उसको हम लोग valid नहीं मानते हैं, ठीक है। An offer and acceptance must be communicated to the other person in order to be valid. Contract valid होने के लिए communication होना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। A communication in electronic form or over emails also amount to communication of offer and acceptance. An offer lapsed by revocation or withdrawal, an offer can be revoked before acceptance. इस चीज के बारे में आपको और सेक्शन आई थिंक 3 सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया जाएगा, ठीक है। मैं अभी वहां पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। उसमें होता है ना, कब आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, कब आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, कब आप मतलब समझ रहे हो चीजें। तो ऑफर लैप्स भी करता है अगर एक्सेप्टेंस मतलब किसी को करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है, रिवोक करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज था, वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। इसमें क्या था, द कंपनी वाज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मेडिसिन कॉल्ड स्मोक बॉल व्हिच वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। एक कंपनी थी, है ना, वो एक मेडिसिन बनाती थी स्मोक बॉल, जिसका यूज इन्फ्लुएंजा के लिए किया जाता है। इन्फ्लुएंजा एक डिजीज है, ठीक है। द कंपनी बिलीव्ड दैट द ये अभी हम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस लॉज को डिफाइन कर रहे हैं, उसको उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो ये केस लॉज इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बनाती थी कंपनी इन्फ्लुएंजा के लिए मेडिसिन। द कंपनी बिलीव्ड दैट द मेडिसिन कंप्लीटली क्योर्ड इन्फ्लुएंजा, और कंपनी को भरोसा था कि जो इन्फ्लुएंजा की बीमारी है उनकी दवा, और डेफिनेटली उनकी दवा उसके लिए कारगर साबित होगी और डेफिनेटली उस इलाज उस पर्टिकुलर डिजीज का इलाज करेगी, ठीक है। एन एडवर्टाइजमेंट वाज पुट अप ऑफरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ $100 to anyone who got influenza again after using the smoke ball medicine continuously for 15 days. अगर कोई व्यक्ति, और उस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारी दवाई को 15 दिन तक यूज करता है ना, और अगर उसे फिर से इन्फ्लुएंजा हो जाता है, in the name it was stated that 100 was deposited in bank, namely Alliance Bank, for paying the reward if such situation arose. Seeing an advertisement
और इसके लिए 1000 पौंड कंपनी बैंक में जमा भी कर देती है। ठीक है, ऑब्वियसली वो एडवर्टाइजमेंट का एक क्राइटेरिया है लोगों को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि अगर कोई क्लेम करेगा तो उसको अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक था। अब मेन कहानी सुनो। तो मिस्टर कार्लिल बाउट द स्मोक बॉल मेडिसिन एंड यूज्ड इट एज पर द डायरेक्शन प्रोवाइडेड। और जो कार्लिल कार्लिल कौन था? पर्टिकुलर पर्सन, और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी था। तो कार्लिल ने कुछ खरीदी मेडिसिन और उसको जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ था वैसे इन्होंने यूज किया। मिस्टर कार्लिल गोट अ फ्रेश एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा, और उनको फिर से 15 दिन यूज करने के बावजूद भी फिर से इन्फ्लुएंजा हो जाता है। मिस्टर कार्लिल sued द कंपनी फॉर द रिवार्ड ऑफ इतना, और कंपनी को सूट करते हैं 100 पाउंड के लिए। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेटेड दैट, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहता है, देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप विद एनीवन through the advertisement, and the advertisement was put up only to boost the marketing of the smoke ball medicine। और जब कार्लिल कंपनी से कंपनसेशन मांगते हैं तो कंपनी कहता है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था भैया लीगल रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, हम तो बस अपने कंपनी के मार्केटिंग के लिए जो भी प्रोडक्शन है, जो भी डिमांड है, उसको बूस्ट करने के लिए ऐसा एडवर्टीजमेंट में लिखा था। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कहता है, एडवर्टीजमेंट वाज नॉट एन ऑफर एज इट वाज नॉट मेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, एंड एन ऑफर कैन नॉट बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज और टू द होल वर्ल्ड। दूसरा कहा उन्होंने कि ये कोई भी तरीके से ऑफर नहीं था किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, और हम कोई एज अ होल, एज अ मास हम कोई ऑफर नहीं बना सकते। थर्ड, उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी हैड नॉट बीन कम्युनिकेटेड एंड सो देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो कंपनी मतलब कार्लिल क्लेम कर रहे हैं वो कम्युनिकेटेड नहीं है, तो ही कैन नॉट क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑफ 100 पाउंड फ्रॉम द कंपनी। कोर्ट कहता है कि रुको भैया, अभी हम हैं यहाँ। कोर्ट रिजेक्टेड दिस कंटेंशन ऑफ द कंपनी एंड अलाउड मिस्टर कार्लिल a claim of 100 पाउंड। कोर्ट मिस्टर कार्बोलिक कंपनी के जो भी दिया गया था उनको उन्होंने रिजेक्ट किया और मिस्टर कार्लिल को 100 पाउंड का कंपनसेशन दिया। The court also stated that deposit of 1,000 pound in the Alliance Bank by the Smoke Ball Company was evidence that the company had real intention to enter into a legal relationship with anyone who accepted the offer। और कंपनी कोर्ट कहता है कि अगर आपका लीगल इंटेंशन नहीं था, है ना, तो आपने 1000 पाउंड अलायंस बैंक में क्यों डिपॉजिट कर रखे थे? That is the evidence that you have the legal intention to enter into a contract with anyone through this advertisement। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी, है ना। An offer can also be made to the world. It is called a general offer and it is valid in case of, और एक यहाँ से आप टर्म समझ लीजिए। और जो उन्होंने कहा था कि ये जनरल ऑफर के लिए नहीं हो सकता है, तो वो जनरल ऑफर के लिए भी मतलब कोर्ट ने कहा कि ऐसा हो सकता है। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर क्या है? जैसे कंपनी है या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजन है ना, उन्होंने अपना सेल लगा रखा है बेचने के लिए। अब आपकी मर्जी, आप जाओ खरीदो। आपके जैसे लाखों करोड़ों यूजर डेली उनके वेबसाइट पे, डेली उनके एप्स पे विजिट कर रहे होंगे। दिस इज द जनरल ऑफर, एनीवन कैन बाय दैट। ठीक है, तो वो जो कंपनी था उसका ये कहना कि इंटेंशन नहीं था, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहते हैं किसको? सिंपल सा आप कंसिडरेशन का मतलब याद रखिए, समथिंग इन रिटर्न। इसके लिए एक लीगल मैगजीन भी है, क्यूट प्रो क्यू। क्यूट प्रो क्यू मतलब क्या? कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है दो व्यक्तियों के बीच में, हम में और आप में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना उसमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मैंने आपको अपनी गाड़ी बेची है तो आप मुझे पैसा दो, अगर मैंने आपको गाड़ी बेची है तो आप मुझे उसके बदले एक जमीन लिख दो ना, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। अब फ्री में हम नहीं देंगे आपको। ठीक है,
तो कंसिडरेशन वो है, और विदाउट कंसिडरेशन आप कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड इफ द कंसिडरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये चीज है। उसमें एक बहुत, जैसे एक एग्जांपल ले लो ना कि ए ने ऑफर किया बी को, है ना, एक गाड़ी बेचने के लिए 50,000 रुपये में, और बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हाँ भैया हम गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदेंगे। अब इस केस में क्या हुआ कि जो 50,000 रुपया है वो क्या हुआ, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न ना। ए बी को गाड़ी बेच रहा है और बी ने क्या दिया, कुछ तो देना होगा, तो 50,000 रुपया, दैट इज कंसिडरेशन। सो सिंपल, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल पीपल, ठीक है। अब है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज। मैंने जितने भी केस लॉज बताए हैं आपको, चाहे वो जुडिशियरी चैप्टर का हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हो, है ना, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर ये भी लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ कुछ केसेस डिस्कस किए थे, दीज, आप उन सब केसेस को एक जगह पर लिख के रख लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर CUET एग्जामिनेशन as well as when you come into the college from the first semester, पहले सेमेस्टर से आपको वो चीजें जरूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस क्या था। Plaintiff constructed some shop at the request of the district collector in the town। जो प्लेंटिफ था उसने कुछ दुकानें बनवाई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मतलब रिक्वेस्ट पे। The constructed shop were given for rent for doing business to the defendant। और डिफेंडेंट को जो शॉप बने थे उस मतलब रेंट पर उन दुकानों को दिया गया था बिजनेस पर्पस से। The defendant, apart from the rent, promised to give 5% commission to the plaintiff on all the articles sold through the shop in consideration of the huge amount spent by the plaintiff in the construction of the building। और plaintiff ने दुकानें बनवाई थी, मतलब नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो जो डिफेंडेंट था दूसरा पक्ष वो रेंट तो देता ही, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मतलब सामान बिकेगा उसका 5% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। The defendant failed to pay the commission and the plaintiff initiated action to recover the commission। और जो डिफेंडेंट था वो 5% हर आर्टिकल पर देने में असक्षम हो गया और उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जो प्लेंटिफ था उन्होंने वो कोर्ट चले गए इस चीज के लिए। तो कोर्ट रिजेक्टेड, जो प्लेंटिफ थे उनका जो प्ली था उनको रिजेक्ट कर दिया गया, पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। The court rejected the action of the plaintiff on the ground that the construction of the shop was done at the desire of the district collector and not on the desire of the defendant। और ये उन्होंने कहा कि घर तो बनवाए हैं आप ना, मतलब दुकान तो बनवाए हैं, और ये किसके मर्जी से, मतलब किसके डिजायर पे बना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिफेंडेंट के डिजायर से नहीं बना था वो घर, तो वो क्यों देगा आपको हर मतलब वो लीगल रिलेशन में बाइंडिंग नहीं है, बाइंडेड नहीं है कि आपको 5% कमीशन दिया जाएगा। तो ऐसे ही था, तो हेंस देयर इज नो कंसिडरेशन, इसलिए कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप याद रखिएगा जब भी बात आएगा कंसिडरेशन तो उसमें केस रहेगा दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, है ना, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब जो हमारा है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है, लेकिन अब टॉपिक है तो एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या। सिंपल सा आप समझिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होगा उसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कौन कौन होगा, मैंने पहले लास्ट डे भी बताया था। सबसे पहले वो 18 साल का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब इडियट नहीं होना चाहिए। आप बोलते हो ना इडियट इडियट, तो वो अगर इडियट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लुनैटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, शराब वगैरह पी के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, एलियन, एनिमीज, फॉरेन सोवरेन, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट, कॉर्पोरेशन, बैरिस्टर, ये सब लोग कुछ कुछ हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया गया है।
तो आप सिंपल से याद रखिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आदमी होगा वो 18 साल से ऊपर होगा, माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो ये था कुछ क्राइटेरिया जो कि हम लोग को पढ़ना था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, एंड आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अपना चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लिया कीजिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें फिर से उतरेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसेंट। कंसेंट क्या है? कंसेंट के बारे में, कंसेंट, देन अनलॉफुल एग्रीमेंट, कुछ चीज़ें बचे हुए हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तक कंप्लीट कर लेने के लिए। बहुत छोटा छोटा चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। कंसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट। कंसेंट क्या है? व्हेन टू पर्सन एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को कहते हैं ना कि चलो घूम कर आते हैं, तो घूमना आपका मन था ना, आपका मन क्या बोल रहा है कि चलो घूम के आते हैं, और आप अपने मन की इच्छा को अपने दोस्त के पास प्रकट करते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं कि हाँ चलो घूमते हैं। आपका दोस्त का मन भी मतलब वही कहता है कि हाँ चलो घूम के आते हैं। तो आपका मन और आपके दोस्त का मन, दोनों का मन मिल गया। कहाँ? किस चीज के लिए? घूमने के लिए। तो दोनों का सहमति हुआ, दोनों का कंसेंट हुआ, तब आप दोनों घूमने जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम सिचुएशन है। अगर दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों का कंसेंट मिलना जरूरी है, वही है हमारा कंसेंट। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, when two person agree on the same thing in the same sense it is termed as consent. Simple. Section 13 of the Indian Contract Act 1872 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, जैसे A threatened to kill B if it does not sell his house to A। ये जो है वो B को धमकी देता है कि वो B को मार देगा, वो B को मार देगा अगर उसने अपना घर हमें नहीं बेचा। B out of fear of sign the contract for selling his house to A। वो डर के वो घर A को बेच देता है। यहाँ पर जो B का कॉन्सेंट लिया गया है वो फ्री नहीं है। डरा धमकाकर किसी का कॉन्सेंट लेना दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट नहीं है, सहमति नहीं है। B का मन नहीं था घर देने को A को, लेकिन डर की वजह से, अपनी जान की वजह से उसने ये घर उसे दे दिया। सो हियर इज नॉट कंसेंट। कंसेंट होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। इसीलिए लॉ में हर एक बारीकियों को बेहतरीन ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लॉ में तराशा गया है। ठीक है, हीरे की तरह। नेक्स्ट है अनलॉफुल एग्रीमेंट। अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या है? वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल नहीं है। फिर से, वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल नहीं है उसको हम लोग कहते हैं अनलॉफुल एग्रीमेंट। अनलॉफुल एग्रीमेंट वो इलीगल होगा, वो इमोरल होगा, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा और वेजर। तो वैसे अनलॉफुल सर समझ में ही आ रहा होगा आपको, जो लॉ के नज़र में सही नहीं है उसको हम लोग अनलॉफुल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम सी को मार दो। ठीक है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम सी को मार दो 50,000 रुपए पर बात की, और पैसे बी को दे दिए गए ए के द्वारा। अब बी ने सी को नहीं मारा। अब ए के 50,000 रुपए तो चले गए। ठीक है, ए के 50,000 रुपए चले गए, तो ए जो है वो बी पर केस नहीं कर सकता है, को क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने 50,000 रुपए दिए थे, मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने सी को नहीं मारा। अब कोर्ट इसमें देखेगा दिस इज इलीगल, ये लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल नहीं है। और अगर ये लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल नहीं है, देन हाउ कैन दिस इज कॉन्ट्रैक्ट? Because the definition of contract says that the agreement which is enforceable by law is called contract। ठीक है, तो वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको वो चीजें समझ में आ गई।
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है, जब आप पढ़ोगे ना, आई थिंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 31 से 36 इसके बारे में बात किया गया है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, कौन इन्फोर्सिएबल है, कौन इन्फोर्सिएबल नहीं है, उसके बारे में सिंपल सा आप समझो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो फ्यूचर इवेंट पर किया जाता है ना। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर इवेंट पर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 500 रुपये तुम्हें दूंगा अगर कल वर्षा होती है तब। अब ये कोई सर्टेन थिंग नहीं है, इट मे द रेन हैपन्स टुमारो और इट मे नॉट द रेन हैपन्स टुमारो। ये जरूरी नहीं है कि कल वर्षा होगी ही होगी, ऐसा हो सकता है कि कल वर्षा ना हो, ठीक है। तो ये तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा अगर आने वाले 50 साल तक तुम जीवित रहते हो तब। ये भी कोई सर्टेन इवेंट नहीं, हो सकता है वो बेचारा कल ही गुजर जाए, 50 साल का तो बात बहुत दूर है ना। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर इवेंट पर है। तो फ्यूचर इवेंट पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहता है उसको हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अनसर्टेन, ठीक है। ये चीजें आपका कंप्लीट हो चुकी होगी आई थिंक। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसको करते हुए हम लोग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कल कर लेंगे। कल बहुत शॉर्ट लेक्चर आएगा और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ में सीयूटी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स भी आई हैं, उसको हम जल्दी कवर करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।